अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। नाज़रीन, कल ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया था, जिसे आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने सलमान अकरम राजा की वसातत से आर्टिकल 184/3 के तहत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट से तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए अपील की है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी तौर पर रोका जाए, जबकि दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला सामने नहीं आया, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ही नजरसानी दरखास्त दायर कर चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन भी करने जा रहा है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे क्या तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से फिर से रिलीफ मिलेगा या फिर तरमीमी बिल पर अमल दरामद हो जाएगा। इसके अलावा आज बानी पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान किया है। बानी पीटीआई का कहना था कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो मुआफी मांगूंगा, बल्कि उन लोगों को पार्टी से भी निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। अपने माहिरीन से जानेंगे कि क्या अगर बानी पीटीआई 9 मई पर मुआफी मांग लेंगे तो क्या पीटीआई की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि एक तरफ हुकूमत कानूनी मामलात में उलझी है तो दूसरी जानिब महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आवाम अपने अखराजात पूरे करने से कासिर है। प्लस कंसल्टेंट की ताज़ा तरीन तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब, अहमद वलीद साहब, अनवर रजा साहब, बैरिस्टर हुसैन माहिर कानून हैं, ताकि हम जो आईनी और कानूनी नुक्ता नजर है वो उनसे जान सकेंगे। रिजवान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जैसा कि कल भी हमने ये डिस्कस किया कि दोनों जो फ्लोर हैं उनसे बिल तो पास हो गया है और आज वो बिल लेकर तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। वही बात है, वही एक दायरा है, वही सर्कल है, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर मामला पहुंच चुका है। क्या देख रहे हैं? दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के शुरू करने से पहले मैं पूछूं आपको कि आपकी जो शादी किस उम्र में हुई थी? 28। हाँ, 18 साल की उम्र में जो है वो रिश्ते आने की एक और स्पीड होती है, 28 साल की उम्र में और होती है, और अगर 38 साल हो जाए तो फिर जो है वो और होती है। यही हाल जो है ना ये मशरूत माफ़ी का है। पहले का वो जो 38 साल की उम्र के अंदर जो होता है ना वो इस मशरूत माफ़ी के साथ होना है। हैविंग सेड दैट, लेकिन मैं वापस आता हूँ आपके उस मौजू की तरफ। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात जो है ना वो ये है कि चैलेंज क्या किया। भाई, कानून तो तब बनेगा ना जब वो सदर के दस्तखत के बाद नोटिफाई होगा। अभी तो उस कानून का वजूद ही नहीं सामने आया, तो आपने चैलेंज क्या कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये सीधा सीधा स्टेट के दो इंस्टीट्यूशन जो हैं, जुडिशरी और अदलिया, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और अदलिया के पास जो डिसएडवांटेज है कि उसके पास एग्जीक्यूटिव की पावर नहीं है टू इम्प्लीमेंट इट्स लॉ। देखिए, उन्होंने तो कहा था कि इलेक्शन करवा दें, कहा था ना पंजाब के अंदर। जी हो गए इलेक्शन, नहीं करवा सके ना। तमाम तर डांट डपट के बावजूद, कॉल करने के बावजूद, हम पूरी हुकूमत पे कंटेम्प्ट लगा देंगे, इसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए उन्होंने, हुकूमत ने करवाए। अदलिया सिर्फ उनकी डांट डपट के अलावा कुछ नहीं कर सकी अमली तौर पर। तो यहाँ पे भी करके देख ले, फैसला जो होता है ना अदलिया का, उसके पीछे एक मॉरल पावर भी होनी चाहिए कि मोरालिटी के अंदर ही सही, शर्म के मारे ही सही, हुकूमत वो आर्डर इम्प्लीमेंट करने के ऊपर मजबूर हो। और अगर वो मोरालिटी की पावर जो है वो लैक करता है तो फिर इसमें ये भी एक पॉइंट है ना कि जिन जजेस ने कहा था कि वो नज़रसानी की अपील के लिए दस्तयाब नहीं है, क्या वो इसकी समाअत के लिए दस्तयाब हो जाएंगे? और अगर इसकी समाअत के लिए दस्तयाब नहीं होते तो फिर सितंबर तक तो मामला लटक गया ना। तो सर, अगर मामला लटकता है तो फिर इलेक्शन कमीशन सीटें भी नहीं दे पाएगा? ज़ाहिर है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इनकी फ्लोर क्रॉसिंग कैसे करवा दूं।
ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن اس میں جو انہوں نے پوائنٹ میرا خیال 16 کے قریب پوائنٹ ہیں جو انہوں نے بھیجے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر لکھے ہیں, پٹیشن کے اندر, جو انہوں نے سپریم کورٹ سے پوچھا کہ سر یہ کنٹروورسیز آ رہی ہیں, اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کو کیسے اس فیصلے کا اطلاق کریں. آل رائٹ. احمد ولید صاحب, سر عدلیہ اور پارلیمنٹ اس وقت آمنے سامنے ہے, کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا عجیب سی صورتحال بنی ہوئی. عدلیہ ایک بہت بڑا آرگن ہے اسٹیٹ کا اور آبویسلی ایگزیکٹو بھی ہے. تو ایگزیکٹو جو ہے وہ اگر پاور اس کے پاس ہے امپلیمنٹیشن کی, آئین میں ترامیم کی پاور بھی ان کے پاس ہے, تو جو عدلیہ ہے اس کے پاس ہے تشریح کرنے کی. اب جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کراس کر رہی ہے, جو آئین کو تشریح کرنے کی بجائے وہ اس کی مطلب خود سے اس کے اوپر نکال رہی ہے چیزیں اپنے طور پر اور فیصلے دے رہی ہے. یعنی کہ جو تشریح کرنے کا معاملہ ہے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں, جیسے ایک فیصلہ یہ بھی آیا کہ جی جو بندہ فلور کراسنگ کرے گا, فلور کراسنگ جب آئین میں لکھا ہے کہ فلور کراسنگ ہوگی تو اس کے بعد اس کے خلاف یہ ایکشن ہو سکتا ہے. تو عدلیہ نے فلور کراسنگ کرنے کا وہ ووٹ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ آئین میں لکھا ہے کہ فلور کراسنگ ہے, وہ ہوگی, اس کی وائلیشن ہوگی, وائلیشن پہ یہ ایکشن ہوگا. اب وائلیشن کرنے سے منع کر دیا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے دنیا میں جو فلور کراسنگ کا لا ہے, چاہے وہ ود ان دا پارٹی ہو یا اسمبلی کے اندر ہو, کوئی اگر پرائم منسٹر ایسا بن گیا ہے, نہ پارٹی اس کو ہٹا سکتی ہے نہ کوئی اور ہٹا سکتا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ فلور کراسنگ تو رکھا اس لیے تھا آئین میں, یا تو وہ فلور کراسنگ نکال دیں آپ, یہ ساری جو جماعتیں مل کے بیٹھ کے کرے ترمیم اس میں, تو فلور کراسنگ بالکل ختم کر دیں. صاحب 6 مہینے گزر چکے ہیں الیکشن ہوئے ہوئے, کہا یہ جا رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے تو معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے, لیکن سر مزید الجھ نہیں گئے؟ بالکل الجھ گئے ہیں معاملات, جو ہیں وہ سیدھے ہونے کے بجائے خراب ہوتے جا رہے ہیں مزید. یعنی اور دیکھیں کہ عدلیہ اور اگر ایگزیکٹو جو ہے یہ آمنے سامنے ہوں گے تو مطلب مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ جیسے ابھی نظر ثانی میں چلے گئے ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی نظر ثانی میں چلا گیا ہے, تو پھر ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے, وہ لا بنے گا جب, تو اس کے اوپر پھر زیادہ سے ایشو بن گئے ہیں, اس کو چیلنج بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایون لا بننے کے پہلے ہی. جی, تو یہ معاملات جو ہیں یہ خاص طور پر اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلا کافی عرصہ ہو گیا جس میں پوری قوم جو ہے وہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے. یعنی کہ ہر معاملہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا معاملہ سیدھا سپریم کورٹ میں صرف دیکھ ہی رہی ہے, کوئی حل ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. شہری اقتدار کی صورتحال جان لیتے ہیں. انور رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور صاحب, کیا لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہیں یا پھر نکل چکی ہیں اب؟ بہت شکریہ جنید. آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو نظر ثانی اپیل ہے وہ فائل کر دی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے انہوں نے بھی رجوع کر لیا. اب معاملہ کیا ہے, ابھی تک تو جو مسودہ اپروو کیا ہے پارلیمنٹ کے ایوان زرعی اور ایوان بالا نے, جب وہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو سائن کریں گے تو قانون کی حیثیت اختیار کرے گا. تو مسودہ تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس قانون کو چیلنج کیا جائے گا جس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور اس پہ ڈیفینیٹلی جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ اپنا انپٹ دیں گے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ کو میں یاد دلاؤں, کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جب اس طرح کی کانٹروورسی آتی ہے تو پھر ادارے آمنے سامنے آتے ہیں. وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں. اس میں کس کی غلطی ہے اس میں بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن پارلیمان اور اس وقت عدلیہ آمنے سامنے ہیں, اور اس اداروں کا جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کا فائدہ اداروں کو نہیں ہوگا, ملک کو نہیں ہوگا. لہٰذا یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور تیسرا, الیکشن کمیشن نے جو 16 پوائنٹس کی جس کے رضی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئین کے کس طرح ہم اس کو کلیریفائی کریں, اس پر آپ ہمیں بتا دیجئے, اس کی تشریح کر دیجئے جس پر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ اب تک اس طرح کی کانٹروورسی سے دکھائی نہیں دیتا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل پائیں گی. جس طرح جب حالات اس طرح خرابی کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ٹیمپریچر مزید بڑھے گا,
और सियासी टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में जब दोनों जानिब से बयानात आएंगे, बात की जाएगी, इदारों को घसीटा जाएगा तो हालात ख़राब होंगे। इसलिए अब ये अदलिया को देखना है कि उन्होंने किस तरह ये फैसला करना है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अदलिया को भी जिस तरह पोलराइज किया गया, जिस तरह पोलिटिसाइज किया गया, अब उसको भी देखना होगा कि उनके जो फैसले हैं वो पब्लिक सेंटीमेंट को देखकर नहीं बल्कि आइन और कानून को देखकर जब दिए जाएंगे तो फिर हालात बेहतर होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक पॉपुलर नैरेटिव देखें तो उसकी बुनियाद पर आप फैसले कर दें। जब इस तरह होगा तो फिर दूसरा जो फ्रीक होगा डेफिनेटली वो इस पर एतराज करेगा, उसके कंसर्न्स होंगे और इस तरह के हालात में फिर खराबी होगी और किसी के हाथ में शायद कुछ भी ना रहे। क्योंकि देखिए कि हालात मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जब इसको कलअदम इसको इंडोर्स किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके खिलाफ फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी। उसके बाद यकसर हालात बदले। अब आप देखिए कि फिर जब एक्ट में तरमीम की गई हैं और इसको एक जमात लेकर फिर अदलिया की तरफ चली गई है, ये मामला पोलिटिकली था। अनवर साहब, हम कानूनी नुक्ता नजर जान लेते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सर आप फरमाइएगा कि अब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसे वक्त में जब पहले फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, वो कह सकती है कि अभी इसमें तरमीम मुमकिन ही नहीं है? कानूनी और आईनी हैसियत क्या है? सर पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा। जिस तरह आपने कहा कि जो अमेंडमेंट बिल है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, बिल किस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है वो उसकी कलअदम करने की, ठीक है ना जी। वो नहीं, जब ये एक्ट बनेगा, जब ये वज़ीर साइन करेंगे इसको सदर साहब, उसके बाद ये एक्ट बनेगा। एक्ट जा सकता है ना जी, एक्ट चल। अभी तो देखिए सदर साहब इसको वापस भेज दें। तो बात यह है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो लेकर गए हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम एक नामुकम्मल चीज़ को जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई उसी को चैलेंज कर देंगे। तो ना तो सिर्फ एंटरटेन की जाएगी बल्कि उसके ऊपर हमें सदर साहब के कोई डिसीजन लेने से पहले, दस्तखत से पहले ही हमें रिलीफ भी मिल जाएगा। तो ये तो आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए और आई एम वेरी श्योर दे आर वेरी सीनियर लॉयर्स हु हैव टेकन द बिल। दूसरी चीज सर इसमें ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये तो हमेशा से उधर था, ये हमेशा से इस पे जजमेंट्स हैं बेशतर हमारे सुपीरियर कोर्ट्स की। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द जजमेंट्स जो लेटली आई, इसमें जो पार्लियामान थी उसको बताना पड़ा कि देखिए अब हम आपको एक एक चीज लिख के दे देते हैं कि एक पार्टी का जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक वो नहीं जा सकते। उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग डिफाइन कर दी। हालांकि ये किस बिल में कोई नई चीज नहीं है। इस बिल के अंदर जो इनकैप्सुलेशंस हैं दे आर ऑलरेडी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। लेकिन वो जो जजमेंट अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन फील्ड है, ठीक है, उसके लिए आप कहें कि उसको बाईपास करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए, या आप उसको इस तरह भी ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को और क्लियर करने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने इस बिल को पास किया। अब बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि वो आपने जो बिल पास किया है क्योंकि हमारी दी हुई जजमेंट के खिलाफ है तो आपने ये इसमें मैलिफाइड है? बात यह है सुप्रीम कोर्ट का काम या किसी भी अदालत का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, कानून को बनाना या उसको अमेंड करना वो पार्लियामान का काम है। सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वी बाउ डाउन एंड वी से कि जो आपका फैसला है हमारी सलाखों पे, तो इसी तरह से ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो बाउ डाउन। जिस तरह सियासतदान के खिलाफ कोई फैसला है तो कहते हैं जी बहुत शुक्रिया, हम आप ये फैसला मंजूर करते हैं, यहाँ चलते फिरते वजीर आजम घरों को चले जाते हैं। तो ऐसे ही जब पार्लियामान अपना काम करते हुए कोई कानून साजी करे तो सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो बाउ डाउन एंड से कि जी ठीक है, आपने ये बिल पास किया है, आपका काम है बिल को पास करना, आपका काम है कानून साजी करना, और हम आइंदा से इसकी पासदारी करेंगे और हम इस पे अमल दरामद करेंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ड्रैगर्स ड्रॉल नहीं आना चाहिए विद द पार्लियामेंट। दे आर ट्राइकोटमी पावर है, ये मुल्क के सतून हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको साथ चलना चाहिए। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, या उस कानून के अंदर कोई उनको ऐसे लगे कि कोई मेजर ब्रीच है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जो है शिक उसकी खिलाफ वर्जी है तो उसके ऊपर करके अल्ट्रा वेरीज डिक्लेयर कर देना। अल्ट्रा वेरीज का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। लेकिन यहाँ जो अमेंडमेंट हुई है ये फ्लोर क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो उसमें अल्ट्रा वेरीज का तो मेरे नहीं ख्याल से कोई कॉन्सेप्ट भी आता। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों वाला मामला ठंडा तो पहले भी नहीं था लेकिन अब तूल पकड़ गया है। इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई है। अब सवाल ये बनता है रिजवान साहब के इलेक्शन कमीशन किसकी मानेगा, सुप्रीम कोर्ट की या फिर पार्लियामेंट की?
देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास खुद भी इंतखाबी कवानीन की तशरीह और तोज़ी का आइनी और कानूनी हक मौजूद है, लिख के दिया गया है उनको, ठीक है। और जुडिशल पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसके अलावा चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। यूं ये पांचों का जो है वो मतलब कि पांचों मिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। इनके पास अपने तौर पे भी आइन और कानून की तशरीह और तौज़ीह करने का हक मौजूद है और लिख के दिया हुआ है आइन के अंदर। तो वो खुद भी कर सकते हैं कि जनाब हमें इस फैसले की ये समझ आती है। जैसे देखें ना, ये जो मखसूस सीटों वाला फैसला था, उसके अंदर जब बात आई कि जनाब आपने पीटीआई को क्यों नहीं दिया इलेक्शन सिंबल, तो उन्होंने कहा जी हमें आपके फैसले की ये समझ आई थी इसलिए हमने नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो इस सेंस में फैसला दिया ही नहीं था। उन्होंने कहा जी आपने जिस सेंस में भी दिया हो, हमें इसकी ये समझ लगी थी, तो लिहाजा हमने उनको सिंबल नहीं दिया। सर उन्होंने कह नहीं दिया था कि गलत तशरीह करके आपने सिंबल ही वही ना, मैं यही तो मैंने तो सर फिर मुद्दा अपना सारा उन्होंने डाल दिया उस पे। मैं इस बात से पहले, मैं इस बात के अगले लेवल पे जा रहा हूँ जी जी, कि उन्होंने कहा कि भाई आप, हमने तो ये नहीं कहा था कि इलेक्शन सिंबल ना दो, तो उन्होंने कहा जनाब हमें आपके फैसले की ये समझ आई थी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह का एक हक इलेक्शन कमीशन को भी हासिल है। तो वो अपने तौर पे किस तरह इसकी तशरीह करते हैं, ये भी एक अलग मामला होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऑर्डर देता रहा है, लेकिन अगर उस ऑर्डर के पीछे इम्प्लीमेंटेशन फोर्स नहीं होगी और तलवार सौंत के आपके सामने पार्लियामेंट खड़ी हो जाएगी, तो फिर वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। मैं सीधे स्वभाव बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर पार्लियामेंट कहेगी कि ठीक है आप आइन से मावरा फैसले देंगे, तो हम जो है वो पार्लियामेंट की करारदादों के ज़रिए उन्हें नल एंड वाइड करते जाएंगे। जो इलेक्शन नहीं करवाए आपने पंजाब असम्बली के, अगर आप जाएं तो हुकूमत के पास बचने की राह क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, जो अब भी हैं, उनके पास बचने की राह क्या है? उनके पास बचने की राह कौमी असम्बली की वो करारदाद है जो पास हुई थी कि हमें इलेक्शन नहीं करवाने। ठीक है रिजवान साहब, अहमद साहब आप कहिएगा कि ये रिवायत नहीं पड़ जाएगी कि अदालत फैसला करे और फिर पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट करके कानून बदल दे, तो आने वाली हुकूमतें भी ऐसे नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो तरमीम करके वो फैसला मानने से इनकार कर दिया जाए? हाँ नहीं, ये बात तो सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगी और सपोज़ अगर वो आइन की तशरीह करने की बजाय वो ख़ुद से फैसले करेंगे, तो पार्लियामेंट जो है वो उसका राइट है कि वो उसको कोई अपना कानून पास करके तो नया कानून दे दें। ठीक है। कितने कवानीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको फिर मुस्तरद करेगी या वो चैलेंज होने के लिए आएंगे और वो ख़त्म कर देगी। मसला ये कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कोई भी, तो जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि मुल्क में सूद का कारोबार ख़त्म करें, मुल्क में तालीम जो है सबका हक है उनको दें जी, मुल्क में, यानी इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं जी कि मतलब आपने फैसला दिया लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट, सरकारी ज़ुबान जो है उर्दू होनी चाहिए, तो आज तक नहीं हो सकी। तो इसका मतलब है कि जो एग्जेक्टिव है, जो हुकूमत है, उसने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर जो कई ऐसे फैसले भी या ऐसी भी केसेस आए कि कई महीने कोर्ट्स जो हैं वो सुनती रहीं, बाद में पता चला कि वो तो फॉरेन पॉलिसी का मसला है, तो उसमें तो हम वहाँ से ये अमेरिका को ये नहीं कह सकते। तो 6 महीने आपने केस सुना और उसके बाद ये फैसला दिया, हुकूमत को कहा कि आप इस पे इम्प्लीमेंट करें। वो कहते हैं ये तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब डिप्लोमेसी है ये, तो इस पे हम अमेरिका को कैसे कह दें कि फ़लाँ चीज़ आप कर दें। डॉक्टर आफिया का केस ही है या और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो दायर होते ही पता चलता है कि उसमें मालाफाइड है और जो पटिशनर है वो चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का वक्त बर्बाद करे। अब ये अदलिया के ऊपर है कि अदलिया जो है उसको एंटरटेन करती है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन गया काफ़ी अरसे से कि अदलिया के पास कोई भी फैसला जाता है और पटिशन जाती है उसको लेके बैठ जाते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि क्योंकि वो समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का है, चाहे उसका हल उनके पास ना हो, यानी कि गवर्नमेंट के पास वो रिसोर्सेज भी ना हो कि उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, लेकिन वो लेके केस जो है वो चल पड़ते हैं
और जो आम लोगों के केसेस अदालतों में हज़ारों लाखों की तादाद में पड़े हैं पेंडिंग, वो फिर डंप होते रहते हैं, वो ढेर बनते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इस वक्त पॉलिटिसाइज है सारा माहौल, यानी कि पॉलिटिकल फैसले आएंगे तो फ़ौरन टेकअप होंगे। तो ये जो है अदलिया को भी ख्याल करना चाहिए इसका, और हुकूमत भी अगर अदलिया को फैसले कर रही है और उसके ऊपर अगर वो सपोज ऐसे फैसले कई हैं जिस पे ऊपर हुकूमत चाहती तो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर सकती थी, लेकिन ये हेड ऑन जो कोलिजन चल रहा है ये नेशन के हक़ में नहीं है, आवाम के हक़ में नहीं है, मुल्क में इस्तेहकाम के हक़ में नहीं है। तो इसमें ये इदारों को सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह से मुल्क को आगे लेके चलना है। अगर इस्तेहकाम लेके चलना है, सबसे पहले इन्वेस्टर जो है वो ये देखता है कि पाकिस्तान की अदलिया के जो फैसले हैं वो किस तरह से उनके प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए। लेकिन आपको सर पता ही अभी तक तो यही लग रहा है कि इस्तेहकाम हमें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। बैरिस्टर हसनैन साहब, सर तफसीली फैसला किस हद तक? एक फिक्रा जी प्लीज़। पाकिस्तान का जो $700 मिलियन का जो सुकूक बॉन्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट हुआ था, फरवरी से लेके अब तक उसने 30% गेन किया, उसकी कदर के अंदर इजाफा हुआ है। यानी कि उस लोगों का या आलमी बरादरी का पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ा है 30% कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन डेट लाइबिलिटीज़ वापस कर सकता है। अल्लाह करे सर। नहीं, अल्लाह करे नहीं हो सर मजीद बढ़ना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मजीद बढ़ना चाहिए। बैरिस्टर साहब, सर तफसीली फैसला अभी नहीं आया, लेकिन दो तरह की पटिशन दायर हो गई है, एक रिव्यू के लिए और एक चैलेंज कर दिया गया है। तो कानूनी हैसियत क्या होगी इन दोनों पटिशंस की? जी देखिए, पहले तो दुनिया भर के अंदर मैंने भी पाकिस्तान के अलावा एक और मुल्क में वकालत की है। बात यह कि जो शॉर्ट ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि कोर्ट में सुना दिया गया, उसके बाद शाम तक आपको फैसला मिल जाएगा। ठीक है। अब तरफ आप ये देखिए जाए कि आप तफसीली फैसला जब तक नहीं आता, वैसे तो आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि आप एक्सटेंडेड जो ऑर्डर है, कंप्लीट ऑर्डर, उसका वेट कीजिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक आपने मुल्क की लिटरली जो जमहूरी निज़ाम है और पार्लियामान की जो सीट्स का रेशियो है एंड हाउ द कंट्री इज गोइंग टू बी रूल्ड, और कौन अपोजिशन में होगा और कौन डिफरेंट बेंचेस में होगा, वो आप शॉर्ट ऑर्डर के जरिए उसका फैसला फरमा देते हैं जो कि ऑन द स्पॉट इम्प्लीमेंटेड होता है। उसके बाद और तफसीली फैसला आने के अंदर आप महीनों लगा देते हैं। यहाँ देखिए, पीपल हैव वोटेड फॉर द पीपल हु आर इन द पार्लियामेंट। मैंने किसी के लिए वोट किया, अगर वो जीता है, अगर वो पार्टी इस टाइम पे हुकूमत करे या अपोजिशन बेंचेस के अंदर है, आपको चाहिए कि आप पर तफसीली फैसला उसी वक्त दें। और अगर आप ये शिक्कत नहीं लगते, अगर आपको लगता है कि यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू गिव द कंप्लीट ऑर्डर उसी वक्त, तो फिर आप कहिए हमें जब तक कंप्लीट ऑर्डर नहीं आता तब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर वो शुक्र ना लगाइए कि हुजूर जब तक कंप्लीट ऑर्डर नहीं आता तब तक आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। बिकॉज देखे ना, ये तो फिर वो हो गया जिनके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है, जो कि अभी मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे वो चीफ जस्टिस हजरात या वो जज हजरात बड़ी माजरत के साथ जो कि आज से डेढ़ साल पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके अभी जाके तफसीली फैसले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट ऑफ तफसीली फैसला है शॉर्ट ऑफ जजमेंट पास करने के बाद, शॉर्ट ऑर्डर पास करने के बाद, इसको एक तो खत्म होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एक जज साहब जो हैं वो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम या एक बेंच जो है तफसीली फैसला दायर जो है वो पास करने से कासिर रहे, तो या तो उस मामले को रीहियरिंग में चला जाना चाहिए। बिकॉज देखें, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो एक पार्लियामेंट, वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, वो मैं भी हूँ, वो आप भी हम, कोई भी है, हम लोगों का राइट हैम्पर हो रहा है। हम एक केस सुनाने के बाद हमारे खिलाफ एक फैसला आया खड़ा है और हम 2 साल इंतजार करते रहे कि साहब वो जज साहब रिटायर हो रहे हैं, वो अभी तक उन्हें टाइम नहीं मिला कि वो तफसीली फैसला इस पे लिख सकें। तो अगर आप नहीं लिख सकते, अगर इफ यू आर इनकेपेबल और इनकैपेसिटेटेड टू डू सो, तो आप फिर मामले को रीहियरिंग में आए, फिर उसको सुनाया जाए। इन शॉर्ट सर हम कह सकते हैं कि टाइम इज़ मनी, और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, ब्रेक का वक्त है और मैं आपसे लाजमी जानना चाहूँगा कि क्या तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद, क्योंकि उन्हें सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही, क्या असम्बलियों से निकलने वाली है या फिर कोई ऐसा फैसला सामने आ रहा है? ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और इससे जवाब लेंगे। अनवर रज़ा, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अनवर रज़ा साहब, जैसा कि सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को तो अब ये यकीन हो चुका है कि सीटें उन्हें मिलने वाली नहीं और ना ही हुकूमत देने वाली है, बल्कि कल हम अपने प्रोग्राम में सर डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत ने फैसला पक्का किया हुआ है कि सीटें नहीं देनी। तो क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियों से निकल जाएगी? जुनेद, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माजी में गलती की थी, पार्लियामेंट को
डिसॉल्व करने की कौमी असम्बली, और आपने देखा कि पंजाब असम्बली को, इस तरह वो नहीं करेंगे। वो कतन भी अब पार्लियामेंट से रिज़ाइन नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस हवाले से उन्होंने मौलाना फजल रहमान को पहले ही इनकार कर दिया, और वो जानते हैं कि अब हमने ये जो लड़ाई है ये पार्लियामान के अंदर रहकर लड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मामलात को कानूनी तरीके से उलझा रही है और कानूनी मामलात को सियासी तरीके से हैंडल करना चाहती है। उन्होंने ये तय किया हुआ है कि हमने पार्लियामान के अंदर रहना है और अंदर रह के हमने हुकूमत को टफ टाइम देना है। देखिए जो हालात हैं, इन हालात में हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। इकोनॉमी की सिचुएशन आप देखिए, महंगाई देखिए, इस सिचुएशन में अपोजिशन इसको कैश कर सकती है। आपने देखा जमात इस्लामी जिस तरह पब्लिक सेंटीमेंट के साथ रोड्स पर बैठी हुई है, बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई की कमी के हवाले से, और लोग उनकी बात सुन रहे हैं, और रोज़ बरोज़ रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर जो है वो तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है और लोग वहाँ पर इंटैक्ट भी हैं। लेकिन ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खो चुकी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ हैं। दूसरी तरफ आप देखिए वो आइनी और कानूनी मामलात पर अदालतों में हैं, पार्लियामान के अंदर गुफ्तगू करते हैं। वो हरगिज़ रिजाइन नहीं करेंगे, बल्कि वो इस मामले को अदालतों में मजीद उलझाएंगे। इससे होगा क्या कि इदारों के दरमियान वो चाहते हैं कि टकराव हो, कि पार्लियामान और अदलिया आमने सामने हैं, और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, जो कि वो कोशिश भी कर रही है। वो कानूनी तरीके से भी इसको देखेगी और वो सियासी तरीके से भी इस तमाम मामलात को हैंडल करने की कोशिश करेगी। सिचुएशन ये है कि जो हालात पैदा हो गए, इसमें इदारे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगा, और फिर आप देखिए कि इस मुल्क में लॉ नेसनेस बढ़ेगी। अगर आपकी आला अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुझे बताएं आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? पॉलिटिकल डिसीजंस तो बड़ी तेजी से आएंगे। आम आदमी तो अब इस ज्यादा टाइम में कहीं है ही नहीं है। हमारे ये जो एलीट है या फिर हमारे जो रहनुमा है, ये किसी खाते लग जाए तो हम आम आदमी आ जाएंगे। और आज की एक बड़ी खबर ये भी है कि बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी का भी कहा है कि मैं मांग लेता हूँ। हाँ, मशरूत माफ़ी उन्होंने ये कहा है कि पहले ये साबित करें वीडियो फुटेज के ज़रिए कि वो सारे लोग जो थे उनका ताल्लुक हमसे था, ठीक है, पीटीआई से था। मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल ये है कि वो इस तरह चीज़ों को डिले करके जो है वो कर रहे हैं, माफ़ी में ताख़ीर का बायस बन रहे हैं और यूँ वो पॉलिटिकल स्पेस गेन कर रहे हैं। मेरा ख्याल किसी ने माफ़ी देनी भी है, और उनके यहाँ सर माफ़ी देनी है, किसी ने माफ़ी देनी भी तो होती है ना। कोई माफ़ी मांग रहा होता है तो कोई दे भी तो रहा होता है ना, तो माफ़ी दे रहा तो यहाँ पे कोई माफ़ी दे रहा है। अगर किसी ने माफ़ी देनी है तो उसके इम्कानात हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ मुसलसल कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक टर्म बोली जाती है कि बेच के पछताओ, रख के ना पछताओ। शेयर जो है अगर आपने खरीदा हुआ है तो बेच के पछताएं, रख के ना पछताएं। आपके पास कैश होना चाहिए। वो अपना जो पॉलिटिकल शेयर है वो लेके बैठे हुए हैं मुसलसल। मार्केट के अंदर जाएं, उसकी वैल्यूएशन करवाएं, बेचें, खरीदें, उससे अपनी जान छुड़ाएं। ठीक है अहमद वलीद साहब, सर मुआफ़ी मांगने के बाद क्या मुश्किलात कम हो पाएंगी? देखें जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने आपने देखा कि पीछे मुज़ाकरात की ऑफ़र्स, पहले उनकी जो बहनें हैं वो आई कि जी वो न्यूट्रल हो जाएं, जिनको वो मुख्तलिफ अलकाबात देते रहे पहले, तो ये तरीका तो नहीं है मुज़ाकरात का। फिर उसके बाद कहा जी ठीक है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, मेरे साथ मुज़ाकरात करें। तो वो ऑप्शंस इस तरह की फेंक रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो लैंग्वेज है या जो थ्रेट्स वो इशू करते हैं कि देखें वो इसमें ये तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना, मशरूत माफ़ी मांग सकता हूँ, तो ठीक है वीडियो शो करें, अगर मेरे बंदे हैं तो उनको मैं निकालूंगा पार्टी से। दूसरा ये कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी और का भी बनता है वो भी माफ़ी मांगे, यानी आप वो अकेले माफ़ी या मशरूत माफ़ी उस पर आते नहीं हैं। अकेले मुज़ाकरात या उसके ऊपर आते, पहले शराइत अपनी रखते हैं सामने। भाई आप मुज़ाकरात शुरू होते हैं, उसके बाद आपकी अपनी कंडीशंस आती हैं, फिर दूसरी पार्टी की कंडीशंस आती हैं। तो आप पहले रख के कह रहे हैं जी पहले ये मेरा मैंडेट दें। मैंडेट का मतलब है ये हुकूमत जाए। दूसरा ये कि वो कहते हैं जी कि मुझे मेरे सारे लोग रहा करें, मेरे खिलाफ केसेस ख़त्म करें, यानी कि इस तरह की शराइत पहले से रख के फिर कहते हैं जी मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा भेजें। फिर कहते हैं जी वो जो उन्होंने महमूद अचकज़ई को कहा है कि जी आप मुज़ाकरात, मैंने नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। एक तरफ कहते हैं कि पार्टी से मुज़ाकरात होने नहीं,
जो जिसके पास ताकत है उसके साथ मुज़ाकरात होंगे जी। तो फिर महमूद अचकज़ई जो है वो उनकी खबरें आना शुरू हो गई, वो नवाज शरीफ से बात करेंगे, जरदारी से बात करेंगे। नहीं ये तो मैंने उनको इख्तियार ही नहीं दिया कि वो उस तरफ जाए, यानी कि अब वो कंफ्यूज हैं। अब आप देखें कि इस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे उनको अब समझ नहीं आ रही कि मैंने मुज़ाकरात कैसे शुरू फिर कर वो रहे हैं। रिजवान साहब वाली माफ़ी बात कैसे है मांग कि रहे हैं। वक्त अब बड़ा शॉर्ट रह चुका है मुआफ़ी मांगने का। हर गुजरता दिन जो है वो उनकी मुआफ़ी की जो एक नवीद सुनाने वाला था, शायद वो थोड़ी सी अब कम होती दिखाई दे रही है। बैरिस्टर साहब, वन लाइन चाहिए, अगर ये मशरूत मुआफ़ी मांग ली जाती है तो क्या तमाम के तमाम केसेस मुआफ़ हो जाएंगे? कानून और आइन के मुताबिक वो सारे मलियामेट हो जाएंगे? जी, माफ़ी मांगने से अगर केसेस माफ़ होते होते तो हमारी जेलें खाली हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले तो इमरान टाइगर्स जो हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए, जिन्होंने अपने कैरियर बर्बाद कर दिए, जो 2-2 सालों से खान साहब के पीछे जेलों में बैठे हैं, और अब जाकर जो अगर वो कहें कि मेरे ये थे ही नहीं, तो मेरे ख्याल में पोलराइजेशन और जिनका वो वायरस जिनके दिमाग के अंदर ये इनकल्ट्रेट किया था, उनकी अब आंखें खुल जानी चाहिए कि दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ। एक दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा था पहली दफ़ा कि मैं जानता ही नहीं, फिर उन्होंने कहा था बंदयाल साहब की अदालत में कि जी अगर फिर मुझे अंदर करेंगे तो ऐसा ही होगा, आपको याद होगा। जी। सो बात ये है कि अब तो लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो किस चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं है उन्हें लोगों को देना कि क्या वो लोग उनके थे या नहीं थे। प्रूफ तो इस चीज़ का है कि क्या उन्होंने इस चीज़ को पूरा किया था, प्लान किया था। वॉज ही अ पार्ट एंड पार्सल, वॉज ही बिहाइंड दिस एंटायर सागा। ये जितनी जो हमारी आग लगी, जितने मुल्क के अंदर तूफान मचा, क्या वो इसके पीछे थे? और मेरे ख्याल में वो वीडियो से भी ऊपर जो अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है कि उनकी फोरेंसिक हो, लेबॉर्ट्री में जाकर उनके ऊपर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह है, वही अगर करा लें और उसके बाद वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो मेरे ख्याल में ही इंस्टेड ऑफ हिटिंग द रॉक ऑन इट्स हेड, वो इधर उधर जा रहे हैं। उनको कहें कि अगर बड़ी अच्छी बात होगी साहब, आप मान गए, आपने जो अदालत ने जो टेस्ट दिए हैं वो करा लीजिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह, उसका रिजल्ट आएगा तो फिर आगे देखी जाएगी। ये वीडियोस में जाने की अभी नई चीज़ आ गई है। ठीक है अनवर रज़ा साहब, बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते। अगर मुआफ़ी मांगनी थी तो वही बात के पहले मांग लेते, इतना फिर वो मत्था लगाकर या फिर इदारों के बारे में बातें करके, सरबराहान के बारे में मुख्तलिफ अलकाबात कह के एट दी एंड आप मुआफ़ी मांग रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि साबित भी करें कि मेरे लोग हैं तो मैं सज़ा भी दिलवाऊंगा। अना का मसला था, अब अना को आपको कुर्बान इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको पता है कि मुझे इदारे से डील किए बगैर कुछ पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगा, मेरी मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। क्या वो डील करेंगे तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जो मुकदमात है वो कानूनी तरीके से हल भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब देखना है कि अगर 1% भी इस पर एग्री होते हैं, मामला आगे बढ़ता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज इनके लिए यही सियासी मुश्किलात रहेंगी, यही कानूनी मुकदमात कायम रहेंगे। लेकिन खान साहब ये समझ चुके हैं कि अब मुझे डील करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ की डील का भी जिक्र किया कि उन्हें भी तो रिलीफ दिया गया था और वो भी रिलीफ चाहते हैं। देखते हैं दूसरी जानिब से उन्हें रिलीफ मिलता है। अगर तो रिलीफ मिलता है तो फिर उनके लिए सियासी जो स्पेस है वो बन जाएगी। अगर रिलीफ ना मिला रिजवान साहब तो मतलब कि वो फिर सियासी कैदी गिने जाएंगे? नहीं, सियासी कैदी कैसे गिने जाएंगे? हुकूमत तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस ला रही है ना, जिससे कम से कम उनको ये वाला एक्सक्यूज़ तो ना मिले कि वो पॉलिटिकल मतलब प्रिजनर ऑफ कंसाइंस है या पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, ये तो ना हो। तो ज़ाहिर है उनके मुखालफिन उनको ये स्टेटस नहीं लेने देंगे, उनके हामी यही बात के ऊपर इसरार करेंगे और इसी बात का प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन देखिए बात ये है कि जो कुछ भी होना है ना अब हो जाए, क्योंकि मुल्क एक जगह के ऊपर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, मुल्क को आगे बढ़ना है। और जो बात मैंने पहले आपके आने से पहले भी एक बात कही थी कि इस मुल्क के ऊपर जो है वो सारे बेट्स इसलिए लगे हुए हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF ने पैकेज अप्रूव कर दिया $7 अरब का 4 साल के लिए। ठीक है। और बोर्ड के सामने वो जो होती है कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी ने पास कर दिया है और बोर्ड के सामने 15 अगस्त तक पेश होकर 15 से 20 अगस्त के दरमियान वो पास होना है। ऐसे ही है। जिस दिन पास होगा आप देखिएगा बहुत सारी पॉलिटिकल अपराइजिंग जो है, बहुत सारे मसाइल आप तो सर हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला ये जितना भी हम इस वक्त मुल्क में एक अभाम देख रहे हैं ये कंट्रोल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतनी, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।